हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन में डेनिश और फ्रांसीसी के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था यूरोपियों के बारे में, उसके बाद डचों के बारे में, उसके बाद अंग्रेज़ों के बारे में, और इन लोगों को एक एक करके हम लोग देखा था कि वे लोग कैसे भारत में प्रवेश किए थे और किस तरह से अपनी व्यापारिक नीतियों को प्रबंध में लाए थे, जिसके तहत वे लोग न केवल व्यापारिक तरीके से बल्कि प्रशासनिक रूप में भी भाग लेना शुरू कर दिए थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे डेनिश और फ्रांसीसियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इसमें हम लोग देखते हैं पहला डेनिश के बारे में, जिसको कि हम लोग डेन भी बोलते हैं शॉर्ट में। डेनिश अंग्रेज़ों के बाद डेन 1616 ईस्वी में भारत आए थे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि अंग्रेज़ भारत में आए थे और उन्होंने अपनी कंपनी को स्थापित किया और साथ ही साथ व्यापार के अलावा प्रशासनिक कार्यों में भी अपनी सहभागिता दिखाई। तो अंग्रेज़ों के बाद अब अगर कोई आया था तो 1616 ईस्वी में डेनिश लोग आए थे। नेक्स्ट कीवर्ड हम लोग देख लेते हैं तंजौर जिले के ट्रंकेवर में, जो कि तंजौर जिले का एक ट्रंकेवर जगह है, जिसमें 1620 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। यानी कि अगर पूछा जाए कि डेनिश की पहली फैक्ट्री की स्थापना तंजौर जिले के ट्रंकेवर में 1620 ईस्वी में की थी उन लोगों ने। साथ ही साथ उन लोगों ने जब देखा कि हम लोगों से व्यापार अच्छी तरह से हो नहीं पा रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि 1745 ईस्वी में अपनी सभी कंपनी या अर्थात सभी फैक्ट्रियां जितनी थीं ब्रिटिश कंपनी को बेच दी, और बेचने के बाद वे लोग भारत से चले गए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वे लोग भारत में आए तो थे व्यापार के मंशे से, परंतु वो लोग इसमें सफल नहीं हो पाए। तो उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां जो थीं ब्रिटिश कंपनी के हाथों बेच दी, जो कि उस समय मजबूत अवस्था में थे, और ब्रिटिश कंपनी को बेचने के बाद वे लोग भारत को छोड़ करके यहाँ से चले गए थे। इनके बाद कुछ समय के लिए आए थे स्वीडिश लोग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं स्वीडिश भी आए थे। तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1731 ईस्वी में हुई थी, और ये लोग जब भारत में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए थे, परंतु इनका व्यापार जो था ज़्यादातर इनका व्यापार चीन के साथ चला था। तो ये लोग क्या किए थे कि अपना व्यापार चीन के साथ ही कायम रखे थे। इस वजह से इन लोगों के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिल पाती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक तो डेनिश आए थे, डेनिश के बाद एक स्वीडिश, और स्वीडिश के बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कौन आया था। तो यहाँ पर फ्रांसीसी आए थे। तो चलिए फ्रांसीसी के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, कुछ कीवर्ड, कुछ फैक्ट्स हैं। सबसे पहले तो भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी जो थी फ्रैंको कैरो, एक नाम है इनका, इन्होंने ही 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। अर्थात अगर फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ें तो पहली बात तो ये डेन और स्वीडिश के बाद आए थे, और फ्रांसीसियों की पहली कोठी जो थी फ्रैंको कैरो के द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी। इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1669 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में इनकी पहली फैक्ट्री बैठी थी, और 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की गई। अर्थात इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री और 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की गई, जिसमें ये लोग की सफल रहे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ कीवर्ड्स, जिसमें 1673 से 1674 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन जो थे और वेलांग द लेस्पिने, इन लोगों ने वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा गांव प्राप्त किया था, और इस गांव को प्राप्त करके इन्होंने एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की थी। यहाँ पर इस गांव में इन लोगों ने एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की थी, जिसको कि अब हम लोग वर्तमान में पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं। अर्थात इन चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने ने वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक गांव उस समय प्राप्त किया था अपने व्यापार और व्यवसाय के लिए, और उस गांव में इन्होंने एक बस्ती स्थापित की थी उस समय अपने व्यापार के एक संगठन के रूप में, और उस समय की यही बस्ती आज के वर्तमान में पौंडीचेरी के रूप में स्थापित हुई है, और इसे हम लोग पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और है इसमें, उसको हम लोग देख लेते हैं
1697 ईस्वी में एक रिजविक की संधि हुई है इन लोगों के साथ, जो कि फ्रांसीसी थे। तो इसको भी हम लोगों को याद रखना है कि रिजविक की संधि कब हुई थी, 1697 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये आए तो थे ये लोग व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार से आरंभ होकर अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियां, दोनों कंपनियों ने अब क्या किया था कि भारत की राजनीति में प्रवेश करना स्टार्ट किया था। तो भारत की राजनीति में जब ये दोनों प्रवेश करना शुरू किए थे तो इनके बीच कुछ लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी और करीब 20 वर्षों तक चले इस संघर्ष में फ्रांसीसी शक्ति अंतिम रूप से टूट गई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियां जो कि भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, परंतु व्यापार करने के साथ साथ इन लोगों ने भारत की राजनीति में भी अपनी रुचि दिखाई। और जब इन लोगों ने राजनीति में प्रवेश रखा तो राजनीति में प्रवेश करने के बाद इन लोगों के बीच संघर्ष स्टार्ट हुआ, जो कि लगभग 20 वर्षों तक चला। और इस संघर्ष में अंततः फ्रांसीसी शक्ति अंतिम रूप से टूट गई। और इसी संघर्ष ने यह तय कर दिया था कि भारत में अब अंग्रेज ही स्वामी होंगे, बल्कि फ्रांसीसी नहीं। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो अंग्रेज यहाँ पर थे वो विजयी रहे और इन्होंने ही अपने व्यापार और राजनीति के कार्यों को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ युद्ध हैं जिनको कि एक एक करके हम लोग देख लेते हैं इन युद्धों को। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो कि हुआ था 1746 से 1748 ईस्वी के बीच में कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो यह युद्ध जो था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का एक विस्तार मात्र था। तो ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था उसी युद्ध के ये विस्तार मात्र था सिर्फ, और ये हुआ था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य। इस चीज़ को हमें याद रखना है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था और इस युद्ध को एला सापल की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था, जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध था जो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और इसे एला सापल की संधि द्वारा 1748 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। इस युद्ध में हम लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं कि इसमें मद्रास अंग्रेज़ों को तथा अमेरिका में जो लुई वर्ग है ये जो चीज़ था वो फ्रांसीसियों को वापस मिल गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसमें दोनों दल लगभग बराबर ही रहे थे। अगर बात करें हम लोग तो दोनों दल बराबर रहे, इस वजह से इसका कोई निर्णायक न निकल सका। युद्ध के बावजूद दोनों को, जैसे मद्रास अंग्रेज़ों को मिल गया था और अमेरिका का एक लुई वर्ग जगह है जो कि फ्रांसीसियों को मिल गया था। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक और युद्ध हुआ है जिसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। सेंट थोमे का युद्ध एक और है और ये सेंट थोमे का जो युद्ध था 1748 ईस्वी में हुआ है। यह फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन के मध्य हुआ था युद्ध। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि ये किसके बीच हुआ था। तो ये फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन जो थे इनके मध्य ये युद्ध हुआ था और इसमें यह स्पष्ट हो गया था कि घुड़सवार सेना जो थी वो तोपखाना से श्रेष्ठ है, क्योंकि तोपखाना को हम एक ही जगह रख करके यूज़ कर सकते थे, परंतु घुड़सवार जो सेना होती हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जा कर के तुरंत वार करने में सहायता करती हैं। तो इस युद्ध में एक चीज़ स्पष्ट हो गई थी कि जो घुड़सवार सेनाएं थीं ये तोपखाने से श्रेष्ठ हैं युद्ध करने में किसी भी मामले में। नेक्स्ट युद्ध हम लोग देख लेते हैं। एक युद्ध हुआ है कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हम लोगों ने पढ़ा पीछे 1746 से 48 के बीच हुआ था, और उसी जगह कर्नाटक का द्वितीय युद्ध भी हुआ है 1749 से 1754 ईस्वी में। तो इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले, इसकी हार हुई थी और उसके बाद गोडेहू जो थे वो फ्रांसीसी गवर्नर बन के भारत में अगले आए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1755 ईस्वी में पौंडीचेरी की संधि हुई थी और इसी संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हो गया था। जैसे कर्नाटक के प्रथम युद्ध को हम लोग देखें तो वो एला सापल की संधि से समाप्त हुए थे, लेकिन कर्नाटक का द्वितीय युद्ध देखें तो यह पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। और इसका परिणाम अगर हम लोग कहें तो परिणाम इसका अनिश्चित रहा था। जैसे पिछले वाले का परिणाम था कि दोनों को कुछ रियासतें मिली थीं और वो लगभग बराबर ही दल पर रह चुके थे। नेक्स्ट एक चीज़ और देख लेते हैं जिसका कि उल्लेख किया गया है। अंबूर का एक युद्ध हुआ था जो कि लगभग 1749 ईस्वी के आसपास हुआ है। और इन चीज़ों में हुआ क्या था कि एक मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और डुप्ले ये तीनों एक साथ थे
और अनवरुद्दीन जो था ये अकेला था। तो इनकी लड़ाई इनके साथ हुई थी, यानी कि मुजफ्फर जंग चंदा साहब डुबले वर्सेस अनवरुद्दीन की लड़ाई हुई थी, जिसमें से ये तीनों लोग जीते थे और अनवरुद्दीन हारा था और हारने के साथ ही इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध है, जिसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है वो 1756 से 1763 ईस्वी में हुआ। अभी तक हम लोगों ने देखा था कर्नाटक के 2 युद्ध हुए हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक था और 54 ईस्वी में समाप्त होने के बाद कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ, जो कि 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला। यूरोप में उस समय सप्तवर्षीय युद्ध चल रहे थे और ये जो सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में चल रहे थे, तो उसी समय भारत में भी युद्ध शुरू हो गए थे। तो इसी सप्तवर्षीय युद्ध का जो था ये कर्नाटक तृतीय युद्ध भाग है इसका, और इसकी समाप्ति पेरिस की संधि से होती है, जो कि 1763 ईस्वी में हुई थी। तो 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि से कर्नाटक के तृतीय युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है और यह युद्ध निर्णायक साबित होता है। अगर इसका परिणाम पूछे तो यह युद्ध जो था एक निर्णायक था। इसने भारत में अब फ्रांसीसियों की स्थापना के सारे अवसर समाप्त कर दिए थे, क्योंकि फ्रांसीसी जो थे इनका यह अंतिम युद्ध था और कर्नाटक के तृतीय युद्ध में अंग्रेज़ों ने इनको इतने बुरी तरह से हराया था कि इनके स्थापना के सारे अवसर समाप्त हो चुके थे और फाइनली अंततः हम लोग कह सकते हैं कि फ्रांसीसी सिर्फ अब व्यापारी मात्र बच गए थे, व्यापारी मात्र के रूप में ही भारत में रह चुके थे। अब ये सिर्फ व्यापार कर सकते थे, प्रशासनिक कार्यों में या फिर राजनीति में, जो कि भारत की है, भारत की राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश की थी, जो कि ये लोग असफल रहे थे। और इस तरह से फाइनली हम लोग देखते हैं कि 22 जनवरी 1760 ईस्वी को एक नोट हम लोग देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों के बीच होता है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ यह वांडीवास का युद्ध ही एक निर्णायक युद्ध था, जिसने यह साबित कर दिया कि नहीं तो अब सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही यहाँ पर शासन करेंगे या फिर व्यापार करेंगे, जो कि इसकी तिथि 22 जनवरी 1760 है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से फ्रांसीसी लोग भारत में आए थे और आने के बाद अपने व्यापार के आरंभ से लेकर के भारत की राजनीति में अपरिहार्य रूप से उलझ गए थे और उसके बाद अंग्रेज़ों के युद्ध के साथ ही इनकी व्यापार की स्थितियां धीरे धीरे समाप्त हो गई और ये सिर्फ नाममात्र के व्यापारी ही बच गए थे। चलिए दोस्तों, थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।